फैमिली पेंशन कितने प्रकार की होती है, फैमिली पेंशन की रेट क्या है और फैमिली पेंशन के लिए कौन कौन एलिजिबल है। तो सभी प्रकार की जो फैमिली पेंशन यानी पारिवारिक पेंशन की जानकारी आज हम एक ही वीडियो में प्राप्त करेंगे। जय हिंद, नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर स्वागत है सैनिक समाचार इंडिया यूट्यूब चैनल में। मैं आप सबके लिए इस वीडियो में कंप्रीहेंसिव फैमिली पेंशन गाइड लेके आ रहा हूं, जिसमें सभी प्रकार की पेंशन, उनकी रेट्स और एडमिसिबिलिटी की जानकारी मिलेगी। वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि हर एक सर्विस पेंशनर के पीछे फैमिली पेंशनर खड़ा है। सर्विस पेंशनर का देहांत हो जाए या उसकी एलिजिबिलिटी खत्म हो जाए तो उसके बाद फैमिली पेंशन मिलती है। पत्नी को, पति को, बच्चों को, माता पिता को, भाई बहन को, इसके लिए अलग अलग क्लास कैटेगरीज है और फैमिली पेंशन जरूर मिलती है। इसलिए फैमिली पेंशन से संबंधित आपके मन में कोई शंका है तो उसका समाधान पाने के लिए इस वीडियो को आप जरूर देखें। सबसे पहले टाइप्स एंड रेट्स ऑफ फैमिली पेंशन, यानी फैमिली पेंशन के प्रकार और उसकी रेट यानी दर कितनी होती है। जो सबसे पहले फैमिली पेंशन है वो है ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन। इसके लिए एडमिसिबिलिटी क्या क्या है, देखिए। व्हेन ए पेंशनर ड्राइंग एनी काइंड ऑफ पेंशन डाइज, ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन इज ग्रांटेड टू हिज वाइफ फ्रॉम द डे फॉलोइंग द डेट ऑफ डेथ। यानी एक सर्विस पेंशनर उसकी मृत्यु के बाद उसकी पत्नी को या फिर उसके पति को, देखिए जो सर्विस पेंशनर है वो मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकती है, तो उसकी मृत्यु के बाद में जो उसके नेक्स्ट ऑफ किन है, स्पाउस है, पति और पत्नी, उनको फैमिली पेंशन दी जाती है। किस तारीख से, जिस तारीख को सर्विस पेंशनर की डेथ होती है उसके दूसरे दिन से। When an armed forces personnel dies while in service and the death is not attributable to or aggravated by military service, एक सेवारत सैनिक की मृत्यु सर्विस के दौरान हो जाती है और ये जो डेथ है वो ना तो एट्रीब्यूटेबल टू है और ना ही एग्रेवेटेड बाय मिलिट्री सर्विस है, तो इस दौरान उसकी एनओके को, उसके स्पोउस को ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन ग्रांट की जाती है। अब ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन की जो रेट है वो क्या है, सातवां वेतन आयोग चल रहा है। सातवें वेतन आयोग के अनुसार 9,000 रुपए पर मंथ प्लस डियरनेस रिलीफ, यानी मिनिमम जो पेंशन सातवें वेतन आयोग की रखी गई है 9,000 रुपए रखी गई है, इसके ऊपर एडमिसिबल डियरनेस रिलीफ जो डीए होगा वो मिलेगा। अब जैसे कि मौजूदा समय में डीए 58% है, तो मिनिमम रेट यदि किसी को मिलती है तो 9,000 रुपए और उसके ऊपर 58% डियरनेस रिलीफ लगा सकते हैं। अब एलिमेंट टेकन फॉर फैमिली पेंशन कैलकुलेशन, सर्विस पेंशन का तो हमें पता है। फैमिली पेंशन कैलकुलेट करने के लिए कौन कौन से एलिमेंट है वो काम में लिए जाते हैं। ओनली सर्विस एलिमेंट ऑफ सर्विस पेंशनर्स विल बी कंसिडर्ड in case service pensioner was getting disability element or additional pension element, the same will not be carried forward to family pension। केवल जो बेसिक पे है और उसकी जो एमएसपी है और उसका यदि साथ में कोई एडमिसिबल क्लास अलाउंस वगैरह है, तो यही एलिमेंट है जो फैमिली पेंशन कैलकुलेशन में काम में लिए जाएंगे। यदि जवान को डिसेबिलिटी पेंशन मिल रही थी जो पूर्व सैनिक है, या इसके अलावा और कोई उसको एडिशनल पेंशन मिल रही थी, तो ये एलिमेंट फैमिली पेंशन की काउंटिंग में काम में नहीं लिए जाएंगे। अब देखिए एक इनहांस रेट ऑफ फैमिली पेंशन भी मिलती है, तो इसकी रेट क्या है, 50% ऑफ रिकॉनेबल एमोलमेंट्स प्लस डियरनेस रिलीफ। जो नॉर्मल रेट ऑफ फैमिली पेंशन है वो है 30% और इनहांस रेट ऑफ फैमिली पेंशन है वो है 50%। जितनी सर्विस पेंशनर को मिल रही थी पेंशन उतनी ही फैमिली पेंशनर को मिलेगी, यानी 100% ऑफ सर्विस पेंशन, जो सर्विस पेंशन मिल रही थी उतनी ही फैमिली पेंशन मिलेगी, विच एवर इज एडमिसिबल एज पर रूल्स। इसमें कौन कौन से इमोलमेंट काम में लिए जाएंगे, बेसिक पे, एमएसपी, एक्स ग्रुप पे और क्लास पे, इनको जोड़ के 50% जो निकलेगा अमाउंट वो इनहांस रेट ऑफ ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन होगी। अब देखिए इफ डेथ वाइल इन सर्विस, यदि सर्विस के दौरान डेथ होती है तो इनहांस रेट है वो 10 साल तक मिलेगी डेट ऑफ डेथ से, और इसकी कोई अपर एज लिमिट नहीं है। यदि डेथ है वो रिटायरमेंट के बाद होती है तो इनहांस रेट ऑफ ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन डेथ के 7 साल तक मिलेगी, या फिर
इसके लिए एज ब्रैकेट भी रखा हुआ है। यदि 13 मई 1998 से पहले डेथ हुई है तो मैक्सिमम 65 ईयर्स ऑफ एज तक, और 13 मई 1998 के बाद में डेथ हुई है तो इनहांस रेट मिलेगी 67 ईयर्स तक, और या फिर 7 साल, इन दोनों में से जो भी पहले हो जाए उस ड्यूरेशन तक इनहांस रेट मिलेगी। मिनिमम क्वालिफाइंग सर्विस फॉर इनहांस रेट, देखिए यहाँ पे एक कंडीशन ये भी है कि इनहांस रेट वो फैमिली पेंशन हर किसी को नहीं मिलेगी, इसके लिए मिनिमम क्वालिफाइंग सर्विस रखी हुई है जो है 7 साल, यानी जो सैनिक है उसकी 7 साल की सर्विस होनी चाहिए। इनहांस रेट इज एडमिसिबल टू विडोज एंड चिल्ड्रन बट नॉट टू पेरेंट्स, और ये जो इनहांस रेट है ये स्पाउस को मिलेगी या फिर बच्चों को मिलेगी, माता पिता को एलिजिबल नहीं है। अब जो फैमिली पेंशन है उसकी नॉर्मल रेट क्या है? नॉर्मल रेट है 30% ऑफ रिकॉनेबल एमोलमेंट्स प्लस डीआर और 60% ऑफ सर्विस पेंशन विच एवर इज मोर बेनिफिशियल। दोनों एक ही होता है। बेसिक पे है जो जवान का, जो पूर्व सैनिक का, उसका 30% निकाल लो, चाहे जो पूर्व सैनिक को सर्विस पेंशन मिल रही थी या सैनिक को सर्विस पेंशन लागू है उसका 60% निकाल लो, दोनों अमाउंट एक ही आएगा। अब देखिए बात करते हैं बिकम पेएबल इमीडिएटली आफ्टर द इनहांस रेट पीरियड एंड्स, और ये जो नॉर्मल रेट है, जो इनहांस रेट है डेथ के 7 साल या फिर जो 67 ईयर्स ऑफ एज, इन दोनों में से जो पहले हो जाए उनके बाद नॉर्मल रेट ऑफ फैमिली पेंशन मिलेगी। यानी जो एक जवान का बेसिक पे, एमएसपी, क्लास पे और एक्स ग्रुप पे था, उन सबको जोड़ के 30% फैमिली पेंशन बनती है। चलिए ये तो बात रही फैमिली पेंशन की। अब आती है अगली टाइप ऑफ पेंशन, वो है स्पेशल फैमिली पेंशन। सबसे पहले बात करेंगे कि कौन कौन एलिजिबल है, यानी किस किस को लागू है। व्हेन डेथ इज एक्सेप्टेड एज एट्रीब्यूटेबल टू और एग्रीवेटेड बाय मिलिट्री सर्विस बाय कंपिटेंट मेडिकल अथॉरिटीज, यानी डेथ या तो सेना के जो सेवा के कारण हुई है या सेना सेवा के कारण कोई ऐसी समस्या थी जो बड़ी है, उसके कारण यदि किसी जवान की डेथ हुई है तो इसको स्पेशल फैमिली पेंशन में काउंट किया जाएगा। जिसमें क्या क्या इंक्लूड है? एक्सीडेंट्स वाइल परफॉर्मिंग ड्यूटी, जैसे कि एयर सी मिसहैपनिंग हो, ट्रेवल एक्सीडेंट हो या इलेक्ट्रोक्यूशन हो, कोई आग की दुर्घटना हो या यात्रा के दौरान एक्सीडेंट हो या फिर हवाई यात्रा या समुद्री यात्रा में कोई दुर्घटना हो, इससे एक सैनिक की डेथ होती है तो उसकी स्पाउस को स्पेशल फैमिली पेंशन दी जाती है। डिजीजेज कॉन्ट्रैक्टेड ड्यू टू सस्टेन्ड एक्सपोजर टू हॉस्टाइल एनवायरमेंट, ऑपरेशनल एरियाज एंड ऑपरेशनल हजार्ड्स। देखिए अलग अलग जगह में एक सैनिक को देश सेवा करनी पड़ती है, उस दौरान मौसम की मार या कोई लड़ाई का मैदान या कोई ऐसा हजार्ड हो जाए जैसे एवलांच आ जाए या कुछ आए, तो इस दौरान उस सैनिक की डेथ हो जाए तो उसके स्पाउस को स्पेशल फैमिली पेंशन लागू है। अब ये देखिए अप्लाइज टू फैमिलीज ऑफ शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर्स एंड इमरजेंसी कमीशन ऑफिसर्स हु डाई अंडर स्पेसिफाइड कैटेगरी बी एंड सी सर्कमस्टेंसेस। ये एसएससी और ईसी ऑफिसर्स के स्पाउस को भी लागू है। अब बात करें स्पेशल फैमिली पेंशन की रेट क्या है। स्पेशल फैमिली पेंशन की जो रेट है वो है 60% ऑफ द लास्ट रेकोनेबल अमोलमेंट्स प्लस डियरनेस रिलीफ। जो बेसिक पे, एमएसपी, एक्स ग्रुप पे, इनको जोड़ के इसका जो 60% अमाउंट बनता है वो स्पेशल फैमिली पेंशन है। नो मैक्सिमम सीलिंग एंड नो मिनिमम क्वालिफाइंग सर्विस कंडीशन। स्पेशल फैमिली पेंशन एक बार लागू हो गई तो हमेशा के लिए मिलती रहेगी। इसमें जो मिनिमम 7 साल की क्वालिफाइंग सर्विस की आवश्यकता नहीं है। इसमें कितनी भी सर्विस हो, यदि जो एक सैनिक की जो डेथ है वो एट्रीब्यूटेबल और एग्रीवेटेड बाय मिलिट्री सर्विस हुई है तो उसके स्पाउस को, पति या पत्नी को 60% फैमिली पेंशन मिलेगी जो स्पेशल फैमिली पेंशन की कैटेगरी में आती है। अब देखिए डिवीजन ऑफ स्पेशल फैमिली पेंशन। सबसे पहले जो स्पेशल फैमिली पेंशन ग्रांट की जाती है वो पूरी फैमिली के बेनिफिट के लिए, लाभ के लिए ग्रांट की जाती है, यानी जिसमें माता पिता, बच्चे, पत्नी सब शामिल है। इफ विडो डजंट सपोर्ट अदर डिपेंडेंट फैमिली मेंबर, यदि जवान की डेथ के बाद
स्पेशल फैमिली पेंशन उसकी पत्नी को मिलती है और वो पत्नी दूसरे जो फैमिली मेंबर्स हैं उनका भरण पोषण यानी पालन नहीं करती है, तो क्या होगा, जो कंपिटेंट अथॉरिटी है वो स्पेशल फैमिली पेंशन को डिवाइड कर सकती है। इसका रेशियो क्या होगा, 50-50। किसके बीच में, विडो और पेरेंट्स यानी माता पिता के बीच। अब इसके बाद जब विडो और माता पिता के बीच में स्पेशल फैमिली पेंशन का डिवीजन हो जाता है और माता पिता अपनी उम्र पूरी कर लेते हैं, उनकी डेथ हो जाती है, तो जो 50% शेयर उनको दिया गया था वो वापस रिस्टोर हो जाता है और पूरा का पूरा शेयर है जो फैमिली पेंशन, स्पेशल फैमिली पेंशन का, वो विडो को मिलने लग जाएगा। तो पहली आपने जानी ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन और दूसरी स्पेशल फैमिली पेंशन। अब अगली जो टाइप ऑफ पेंशन आती है वो है लिबरलाइज्ड फैमिली पेंशन। इसके लिए कौन एलिजिबल है और किस कंडीशन में मिलती है, इसकी रेट क्या है। सबसे पहले बात करेंगे एडमिसिबिलिटी। तो ये ग्रांटेड टू एनओके व्हेन डेथ अकर्स ड्यू टू, यानी ये उस एनओके को मिलती है जिसके हस्बैंड जो सैनिक है, जवान है, उसकी डेथ एनिमी एक्शन इन इंटरनेशनल वॉर, अंतरराष्ट्रीय लड़ाई के दौरान एनिमी एक्शन में डेथ हुई हो, या एक्ट्स ऑफ वायलेंस, अटैक बाय टेररिस्ट, या बॉर्डर स्क्रिमिसेस, या एक्शन ड्यूरिंग डिप्लॉयमेंट विद यूनाइटेड नेशन अदर पीस कीपिंग मिशन अब्रॉड। इन चार कंडीशन में किसी सैनिक की डेथ होती है तो उसकी विडो को लिबरलाइज्ड फैमिली पेंशन मिलती है और इसमें ज्यादा फायदा मिलता है। अब इसकी रेट क्या है, उतनी ही मिलेगी जितनी एक सैनिक को, जिस सैनिक की डेथ एनिमी एक्शन में, एक्ट ऑफ वायलेंस में, अटैक बाय टेररिस्ट में, या बॉर्डर स्क्रिमिसेज में, या एक्शन ड्यूरिंग डिप्लॉयमेंट विद यूएन अदर पीस कीपिंग मिशन अब्रॉड, इसके दौरान डेथ हुई है, उसकी जितनी सैलरी थी लास्ट पेड रन था उसके बराबर ही लिबरलाइज फैमिली पेंशन मिलेगी। यानी किसी जवान की 40,000 बेसिक थी और कुल मिला के एमएसपी, एक्स ग्रुप ए, क्लास पे मिला के उसको 80,000 रुपये मिल रहे थे, तो लिबरलाइज फैमिली पेंशन भी 80,000 रुपये ही मिलेगी। अब लिबरलाइज फैमिली पेंशन कब लागू हुई थी, 1 फरवरी 1972 को, और इसका लाभ उन सभी एनओके को दिया गया जिनके जो पति हैं ऑल ऑपरेशंस सिंस 1947 में, सभी प्रकार के जितने ऑपरेशन थे उन ऑपरेशन के दौरान उनका देहांत हुआ था। डिवीजन ऑफ लिबरलाइज फैमिली पेंशन, यानी लिबरलाइज फैमिली पेंशन को इसकी जो बांट है ये सभी फैमिली मेंबर को दिया जाता है। देखिए कोई भी जवान है उसके ऊपर उसकी पत्नी, बच्चे, माता पिता सब डिपेंड होते हैं, और एक जवान जब घर छोड़ के चला जाता है, भगवान का प्यारा हो जाता है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसके बाद जो फैमिली पेंशन मिलती है या स्पेशल फैमिली पेंशन मिलती है या लिबरलाइज फैमिली पेंशन मिलती है उस पर केवल पत्नी का अधिकार है। और जिस प्रकार स्पेशल फैमिली पेंशन का बंटवारा होता है कि यदि कोई विधवा है जो अपने सास ससुर का भरण पोषण नहीं करती है, तो जो कंपिटेंट अथॉरिटी है 50-50% स्पेशल फैमिली पेंशन का डिवीजन कर देती है, बंटवारा कर देती है। उसी प्रकार जो लिबरलाइज फैमिली पेंशन है उसका भी बंटवारा कंपिटेंट अथॉरिटी द्वारा किया जा सकता है। इसलिए एक जवान के देहांत के बाद उसकी पत्नी को, विधवा को जो फैमिली पेंशन मिलती है वो फैमिली पेंशन पूरे परिवार के भरण पोषण के लिए है, पूरे परिवार का गुजर बसर करने के लिए है, ना कि केवल विडो और उनके बच्चों के लिए। तो माता पिता यानी जो जवान जिसका देहांत हो चुका है उसके माता पिता का ख्याल रखना भी जरूरी है, नहीं तो जो भी फैमिली पेंशन मिल रही होगी उसका 50% हिस्सा माता पिता को दिया जा सकता है। अब इसी के साथ देखिए सेकंड लाइफ अवार्ड ऑफ लिबरलाइज फैमिली पेंशन, एडमिसिबल इन स्पेसिफाइड केसेस एज पर रूल्स, अवार्ड टू अनदर एलिजिबल एनओके आफ्टर ओरिजिनल रिसिपिएंट। ये सेकंड लाइफ यानी कहीं पे जो सैनिक होता है किसी कारणवश, दो शादी भी होती है उसकी, दो पत्नियां होती है, उसके बाद जो दूसरी एनओके है उसको भी लिबरलाइज फैमिली पेंशन का लाभ दिया जाता है। अब देखिए इसमें एक प्रोविजन है, प्रोविजन रिलेटेड टू विडो रीमैरिज। एक जवान की डेथ के बाद में कोई विडो यदि दोबारा से शादी कर ले तो इस केस में क्या होगा। इसमें सबसे पहले बात करेंगे ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन फॉर चाइल्डलेस विडोज, ऐसी विधवा जिसके बच्चे नहीं है, तो ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन की कंडीशन में क्या होगा। देखिए एक बिना बच्चे की विधवा और उसके पति जो डाइड इन हार्नेस ऑन और आफ्टर 1 जनवरी 2006,
यानी किसी सैनिक की डेथ 1 जनवरी 2006 के बाद में हुए और उसके जो पत्नी है उसके बच्चे नहीं है, तो क्या होगा? कंटिन्यूज टू रिसीव ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन इवन आफ्टर रीमैरिज। शादी होने के बाद में भी ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन मिलती रहेगी। इस कंडीशन में हर इंडिपेंडेंट इनकम रिमेन्स बिलो द मिनिमम प्रेस्क्राइब्ड फैमिली पेंशन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। उसकी जो दूसरी आय है वो मिनिमम जो पेंशन है, जैसे कि 7वें वेतन आयोग में 9,000 रुपए प्लस डियरनेस रिलीफ रखी गई है, उससे नीचे होनी चाहिए। यदि ऐसे विडो कहीं पे जॉब करने लगे, कहीं पे उनकी नौकरी लग जाए और 9,000 रुपए से ज्यादा उनकी मासिक आय हो जाए, तो ऐसी सिचुएशन में वो यदि दूसरी शादी करती है तो ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन रुक सकती है। Such widows of deceased air veterans may approach respective of their record office for consideration and restoration of ordinary family pension। तो ऐसे कोई विडोज हैं जिनके बच्चे नहीं हैं, वो दूसरी शादी करती है और उसके कारण उनकी ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन बंद हो जाती है, उनकी मासिक आय 9,000 रुपए से नीचे है, तो वो अपनी ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन को फिर से चालू करवाने के लिए अपने अपने रिकॉर्ड ऑफिस में संपर्क कर सकती है। या एयर वेटरन्स हो या फिर आर्मी वेटरन्स हो या नेवल वेटरन्स हो, सबके लिए सेम कंडीशन है। बात करते हैं कंटिन्यूएशन ऑफ स्पेशल फैमिली पेंशन एंड लिबरलाइज्ड फैमिली पेंशन आफ्टर रीमैरिज। ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन के बारे में आपको क्लियर हो गया। अब हम बात करेंगे स्पेशल फैमिली पेंशन और लिबरलाइज्ड फैमिली पेंशन के बारे में। ऐसी विधवा के बारे में जो अपने पति के देहांत के बाद उसको स्पेशल फैमिली पेंशन मिल रही हो या लिबरलाइज्ड फैमिली पेंशन मिल रही हो और वो शादी कर लेती है। तो स्पेशल फैमिली पेंशन के केस में क्या होगा? कंटिन्यूज इवन आफ्टर विडोज रीमैरिज विथ इफेक्ट फ्रॉम 20 जनवरी 2009। 20 जनवरी 2009 के बाद में प्रावधान निकल चुका है कि जिस विडो को स्पेशल फैमिली पेंशन मिल रही है वो शादी कर लेती है दोबारा, तो उसको स्पेशल फैमिली पेंशन मिलती रहेगी। विडोज हुज स्पेशल फैमिली पेंशन वाज स्टॉप्ड बिफोर 1 जनवरी 1996 ड्यू टू रीमैरिज एलिजिबल फॉर रिस्टोरेशन ऑफ स्पेशल फैमिली पेंशन फ्रॉम 20 जनवरी 2009। ऐसी विधवाएं जिनकी स्पेशल फैमिली पेंशन 1 जनवरी 1996 से पहले रुक चुकी थी, तो वो अब अपनी स्पेशल फैमिली पेंशन को वापस से रिस्टोर करवा सकती है 20 जनवरी 2009 से। ये हुई स्पेशल फैमिली पेंशन की कंडीशन। बात करेंगे लिबरलाइज्ड फैमिली पेंशन की। तो लिबरलाइज्ड फैमिली पेंशन भी विडो की दोबारा शादी होने के बाद में भी जारी रहेगी। विडो हुज लिबरलाइज्ड फैमिली पेंशन वाज स्टॉप टू रीमैरिज बिफोर 1 जैन 1996 विथ पर्सन अदर देन रियल ब्रदर ऑफ डिसीज्ड। यानी 1 जनवरी 1996 से पहले ऐसी विधवाएं जिन्होंने अपने देवर से या जो रियल ब्रदर है डिसीज, जो उनके पति है, उनके भाई से शादी नहीं की, दूसरे किसी से शादी कर ली, वो भी 24 जनवरी 2005 के बाद लिबरलाइज्ड फैमिली पेंशन ले सकते हैं। अब हम बात करेंगे स्पेशल फैमिली पेंशन ऑन रीमैरिज विद और विदाउट चिल्ड्रन। जैसे कि ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन में कंडीशन है, उसी प्रकार स्पेशल फैमिली पेंशन में क्या कंडीशन है कि कोई विधवा के यदि बच्चे हैं और वो रीमैरिज करती है तो क्या है, और किसी के बच्चे नहीं है रीमैरिज करती है तो क्या है। विडो विथ चिल्ड्रन एंड सपोर्टिंग देम फुल स्पेशल फैमिली पेंशन कंटिन्यूज टू द विडो। यानी ऐसी विधवाएं जिनके बच्चे हैं और वो अपने बच्चों को फुल सपोर्ट कर रही है, तो उनको फुल स्पेशल फैमिली पेंशन मिलती रहेगी। विडो विथ चिल्ड्रन बट नॉट सपोर्टिंग देम रीमैरिड विडो गेट्स ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन एट द रेट 30% ऑफ लास्ट इमोलमेंट एंड एलिजिबल चिल्ड्रन गेट 50% ऑफ स्पेशल फैमिली पेंशन। ऐसी विधवाएं जिनके बच्चे हैं और वो अपने बच्चों का भरण पोषण पालन नहीं कर रही है, दोबारा शादी कर लेती है, तो उस विडो को तो 30% ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन मिलेगी और बाकी जो बच्चे हैं उनको स्पेशल फैमिली पेंशन 50% मिलेगी। और विडो विदाउट एनी चाइल्ड रीमैरिज कर लेती है तो ऑन रीमैरिज फुल स्पेशल फैमिली पेंशन कंटिन्यूज टू द विडो। ठीक है, ये कंडीशन आपको समझ में आ गई। ये स्पेशल फैमिली पेंशन ऑन रीमैरिज कंडीशंस है। अब हम बात करेंगे स्पेशल सर्कमस्टेंसेस एंड अदर ग्रांट्स फैमिली पेंशन टू हैंडीकैप्ड चिल्ड्रन अनमैरिड डॉटर विडो डॉटर एंड डाइवोर्स्ड डॉटर। इनके लिए क्या क्या प्रोविजन है?
स्पेशल प्रोविजन फॉर ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन फॉर लाइफ टू हैंडीकैप्ड चिल्ड्रन हु कैन नॉट अर्न देयर लाइवलीहुड, यानी ऐसे बच्चे जो हैंडीकैप्ड है, दिव्यांग है, और वो किसी भी प्रकार की आजीविका पे निर्भर नहीं है या उनकी कोई भी कमाई का साधन नहीं है, उनको लाइफ टाइम तक ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन मिलती रहेगी, यानी लास्ट रेकोनेबल अमोलमेंट का 30%। ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन बिकम्स पेएबल टू सच चिल्ड्रन आफ्टर द डेथ ऑफ द स्पाउस, यानी देखिए एक सैनिक की देहांत के बाद में तो स्पाउस को फैमिली पेंशन मिलती है, स्पाउस का भी देहांत हो जाए, यानी अब वो जो बच्चा है हैंडीकैप बच्चा वो अनाथ हो चुका है, तो उस बच्चे को ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन लागू होगी। यदि स्पाउस यानी उसकी माता अभी भी है, स्पेशल फैमिली पेंशन या लिबरलाइज फैमिली पेंशन ले रही है, तो फिर दिव्यांग बच्चे को उस समय तक फैमिली पेंशन नहीं मिलेगी। स्पाउस के देहांत के बाद में ही दिव्यांग बच्चे को ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन लागू होती है। व्हेन देयर टर्न कम्स एज पर नॉर्मल ऑर्डर, ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन बिकम्स पेएबल टू अनमैरिड डॉटर, विडो डॉटर, डाइवोर्स डॉटर इफ दे मीट सर्टेन क्राइटेरिया आफ्टर द डेथ ऑफ द बोथ पेरेंट्स, यानी एक सैनिक और उसकी पत्नी के देहांत के बाद में अनमैरिड पुत्री को या विडो पुत्री को या फिर डाइवोर्स पुत्री को ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन मिलती है। इसकी कंडीशंस है, उस कंडीशंस के अकॉर्डिंग वो एलिजिबल होना चाहिए। अब देखिए पेंशनर्स और स्पाउसेस कैन नो अप्लाई ड्यूरिंग देयर लाइफ टाइम फॉर एंडोर्समेंट ऑफ हैंडीकैप्ड चाइल्ड इन द पीपीओ। इसके लिए दिव्यांग बच्चे को ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन लागू हो, इसके लिए क्या करना है, जो पीपीओ है उस पीपीओ में उस हैंडीकैप्ड चाइल्ड का एंडोर्समेंट होना जरूरी है, यानी पीपीओ में नाम दर्ज होना जरूरी है और डिसेबिलिटी परसेंटेज दर्ज होना भी जरूरी है। तभी बोथ पेरेंट यानी सैनिक और उसकी पत्नी के इस दुनिया में ना रहते हुए उस दिव्यांग बच्चे को ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन लाइफ टाइम मिलेगी। अब हम बात करेंगे ड्यूल फैमिली पेंशन। कहीं कहीं पे दो फैमिली पेंशन भी मिलती है। कैसे, एक सैनिक है, उसने अपनी आर्मी एयरफोर्स नेवी में पूरी सर्विस की, एक सर्विस पेंशन लागू हुई, उसके बाद वो डीएससी में चले जाते हैं और मिनिमम पेंशनेबल सर्विस पूरी की, दूसरी पेंशन डीएससी की लागू हो गई। अब वो सैनिक इस दुनिया में नहीं है, जो विडो है उसको वो दोनों पेंशन मिलेगी जो सर्विस पेंशनर को मिल रही थी। Families of armed forces pensioners re-employed in central civil, state government, PSU or autonomous bodies are entitled, subject to conditions, to ordinary family pension from military side in addition to any family pension from the re-employer for the civil services। यानी दो सर्विस की है, दोनों जगह से सर्विस पेंशनर को पेंशन मिल रही थी, तो फैमिली पेंशनर को भी दोनों जगह से फैमिली पेंशन मिलेगी। अब बात करते हैं विल। हर कोई एग्जीक्यूट करता है विल। एक सैनिक भर्ती होता है तो सबसे पहले उसका पार्ट ऑर्डर होता है विल का, उसके बाद शादी करता है तो विल चेंज होती है। ऑल विल्स रिलेटेड टू फैमिली पेंशन आर नल एंड वॉइड। रीजन, पेंशन इज गवर्नमेंट मनी, नॉट एन स्टेट दैट कैन बी विल्ड। तो विल बाकी सब काम में काम आएगी, प्रॉपर्टी में काम आएगी, लेकिन जो फैमिली पेंशन है उसमें जो विल की हुई है एक सैनिक द्वारा या सर्विस पेंशनर द्वारा, वो कोई काम नहीं आएगी, क्योंकि पेंशन है सरकार का धन है, सरकार की मनी है, वो कोई एस्टेट नहीं है, कोई संपत्ति नहीं है, इसलिए सरकार जो नियम है उसके मुताबिक ही फैमिली पेंशन देगी। बात करते हैं इलीगल और सेकंड मैरिज। कई ऐसे सैनिक जो उदाहरण हमें देखने को मिलते हैं जो गैर कानूनी दोबारा से शादी कर लेते हैं। शादी दो बार कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए प्रावधान है कि पहले वाली पत्नी है वो इनसेन में है या पागलपन का शिकार है या कोई दूसरी ऐसी बीमारी हो जाती है, इसलिए सेकंड वाइफ की जरूरत हो तो शादी कर सकते हैं। लेकिन पहले वाली जो पत्नी है, स्पाउस है, यदि वो बिल्कुल ठीक है तो दूसरी शादी नहीं कर सकते। ए सेकंड वाइफ इज नॉट एंटाइटल्ड टू फैमिली पेंशन इफ द सेकंड मैरिज वाज कॉन्ट्रैक्टेड व्हाइल द फर्स्ट वाइफ वाज अलाइव एंड नॉट डाइवोर्स्ड बाय ए कोर्ट ऑफ लॉ। यह है फैमिली पेंशन का नियम कि जो पहले वाइफ अभी भी कानूनी तौर पर वाइफ है, वो जिंदा है, उसको तलाक नहीं दिया गया है, तो सेकंड वाइफ है जो फैमिली पेंशन के हकदार नहीं है। हालांकि कई ऐसे कोर्ट के फैसले आए हैं जिनमें कहा गया है कि सेकंड वाइफ को भी फैमिली पेंशन दी जाए, वो अलग मैटर है, वो कोर्ट के डिसीजन के आधार पर मिलती है।
अब सेकेंड लाइफ अवार्ड स्पेशल फैमिली पेंशन का, तो ये किसको एडमिसिबल होती है सेकेंड लाइफ? ये पेरेंट्स को, सिंगल और बोथ, आफ्टर डेथ ऑफ ओरिजिनल रिसिपिएंट, यानी जो स्पाउस है, जो विडो है, उसको स्पेशल फैमिली पेंशन मिल रही थी और उसकी डेथ हो जाती है, तो जो जवान है उसके पेरेंट्स को वो स्पेशल फैमिली पेंशन मिलेगी। इसे सेकेंड लाइफ अवार्ड कहते हैं। इन अब्सेंस ऑफ पेरेंट्स टू एलिजिबल ब्रदर सिस्टर्स, इसकी रेट क्या है? 50% ऑफ द स्पेशल फैमिली पेंशन। अब इसके साथ ही बात करते हैं पेंडिंग इंक्वायरी अवार्ड, टू मीट डे टू डे नीड्स ऑफ द विडो while special family pension, liberalized family pension and ordinary family pension case is under process। देखिए, एक जवान के देहांत के बाद में कोर्ट ऑफ इंक्वायरी होती है, पूरी प्रोसीडिंग्स होती है, रिकॉर्ड ऑफिस को जाती है। इस दौरान 6 महीने से 1 साल तक समय लग सकता है। तो जब तक PEA यानी पेंडिंग इंक्वायरी अवार्ड, जो उसके इंक्वायरी चल रही है, फाइनल नहीं हुई है, तब तक विडो क्या करेगी? उसके पति का तो देहांत हो गया, वो कैसे अपना जीवन गुजर बसर करेगी? इसके लिए एक प्रावधान किया गया है पेंडिंग इंक्वायरी अवार्ड। तो ये है 30% ऑफ रेकॉनेबल अमाउंट प्लस डियरनेस रिलीफ, यानी ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन के बराबर। अमाउंट पेड एज PEA इज एडजस्टेड फ्रॉम द क्लेमेंट एट फर्स्ट रेगुलर पेंशन पेमेंट। और जब एक बार पूरी इंक्वायरीज फाइनल हो जाएगी और जो स्पेशल फैमिली पेंशन लागू हो या लिबरलाइज फैमिली पेंशन लागू हो या ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन लागू हो, पेंशन जब ग्रांट हो जाती है, तब वो पहले जो पेंशन प्राप्त की है उसको वहां पे एडजस्ट कर लिया जाता है। तो ये PEA होता है, पेंडिंग इंक्वायरी अवार्ड, यानी जब तक पेंशन कौन सी देनी है वो फाइनल ना हो, तब तक 30% ऑफ लास्ट पेड रान का प्लस DR अमाउंट है जो फैमिली पेंशनर को दिया जाता है। तो दोस्तों, ये फैमिली पेंशन के बारे में मैंने आपको जानकारी दी। अब हम बात करेंगे एक्स ग्रेसिया लमसम कंपेंसेशन। ये कब मिलता है? इन एडिशन टू फैमिली पेंशन टू NOK ऑफ डिसीज पर्सनल, करंट ब्रॉड रेट्स इलस्ट्रेटिव क्या है? 25 लाख रुपए फॉर एक्सीडेंटल डेथ इन परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटीज और अप टू 45 लाख फॉर डेथ ड्यूरिंग एनिमी एक्शन इन वॉर। ये फैमिली पेंशनर को मिलता है। अब है फैमिली पेंशन फॉर मिसिंग पर्सनल एंड पेंशनर्स। कोई आदमी मिसिंग हो जाए या कोई पेंशनर है वो मिसिंग हो जाए या फिर जवान मिसिंग हो जाए, तो ऐसी सिचुएशन में क्या प्रावधान है फैमिली पेंशन के? कमेंसमेंट फॉर मिसिंग पेंशनर्स, पहले बात करेंगे जो एक पेंशनर है वो सर्विस पेंशन प्राप्त कर रहा है और वो मिसिंग हो जाता है। इफ ए पेंशनर इज रिपोर्टेड मिसिंग, फैमिली पेंशन कैन कमेंस फ्रॉम द डेट ऑफ लॉजिंग FIR प्रोवाइडेड जॉइंट नोटिफिकेशन ऑफ फैमिली पेंशन इज अवेलेबल। सबसे जरूरी कंडीशन, और हर एक पेंशनर को यह कार्रवाई करवा के रखना होगा। PPO में फैमिली पेंशन का जॉइंट नोटिफिकेशन करवाना जरूरी है, यानी उसमें लिखवाना जरूरी है कि एक सर्विस पेंशनर मिसिंग हो जाए, डेथ हो जाए, तो उसके बाद फैमिली पेंशनर का हकदार कौन होगा। Authorization, family pension is authorized by pension sanctioning authority after 6 months from the date of FIR। कोई मिसिंग सर्विस पेंशनर है, उसकी FIR जिस दिन दर्ज हुई उसके 6 महीने के बाद में मिसिंग पेंशनर की जगह फैमिली पेंशन जो है फैमिली पेंशनर को दी जाएगी। एक्रूअल डेट मिसिंग पर्सनल सर्विंग, तो कोई जवान मिसिंग हो जाता है तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा? फॉर ए मिसिंग आर्म्ड फोर्सेस पर्सनल, फैमिली पेंशन एक्रू फ्रॉम द लेटेस्ट ऑफ, किस डेट से? डेट ऑफ एक्सपायरी ऑफ लीव। कोई जवान छुट्टी पे जाता है, उसकी छुट्टी खत्म होती है, उसके बाद यूनिट में ज्वाइन नहीं करता है और मिसिंग रिपोर्ट होती है, तो छुट्टी खत्म होने की तारीख से अगले तारीख से ये जो फैमिली पेंशन मिलती है। डेट अप टू विच पे एंड अलाउंसेज वर पेड, यानी जब तक उसको पे एंड अलाउंसेज पेड किए गए, और डेट ऑफ पुलिस रिपोर्ट। 3 कंडीशन है, इनमें से जो भी पहले हो, डेट ऑफ एक्सपायरी ऑफ लीव, डेट अप टू विच पे एंड अलाउंसेज वर पेड एंड डेट ऑफ पुलिस रिपोर्ट, तो जो भी लेटेस्ट हो उस दिन से फैमिली पेंशन लागू होती है। एक्रूअल डेट मिसिंग पेंशनर, फॉर ए मिसिंग पेंशनर फैमिली पेंशन एक्रूज फ्रॉम द लेटर ऑफ, यानी जो बाद में हो, डेट ऑफ पुलिस रिपोर्ट और डेट इमीडिएटली सक्सेडिंग द डेट टिल विच पेंशन और फैमिली पेंशन हैड बीन पेड। अब हम बात करेंगे OROP एंड फैमिली पेंशन प्रोविजन। 1 रैंक 1 पेंशन में भी फैमिली पेंशन के रिवीजन का प्रावधान है। तो कवरेज क्या है? लेटेस्ट OROP 3 इफेक्टिव 1 जुलाई 24 अप्लाइज टू ऑल डिफेंस फैमिली पेंशनर्स
रिटायर प्रियर टू 1 जुलाई 24, 1 जुलाई 2024 से पहले जो भी सेवानिवृत्त हुए और उनकी डेथ हो गई, तो ऐसे फैमिली पेंशनर्स को ओआरओपी की फैमिली पेंशन लागू है। प्रोटेक्शन क्लोज, इफ द रिवाइज्ड पेंशन अंडर ओआरओपी 3 इज लोअर देन existing family pension age on 1st July 24, the higher existing rate will continue, no reduction to disadvantage of family pensioners। यानी ओआरओपी 3 की पेंशन कैलकुलेशन एग्जिस्टिंग जो फैमिली पेंशन है उससे कम आ रही है तो उसकी पेंशन को प्रोटेक्शन दिया जाएगा। जो पेंशन फैमिली पेंशन नॉर्मली फिक्स की गई है वो मिलती रहेगी, पेंशन कम नहीं की जाएगी। फैमिली पेंशन रिवीजन एप्लीकेबल बेस्ड ऑन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सेंट्रल पे कमीशन एंड ओआरओपी, यानी जब भी वेतन आयोग आएगा या फिर ओआरओपी लागू होगी तो फैमिली पेंशन का रिवीजन भी होगा, अलग से टेबल जारी होगी। और सबसे बड़ी बात, स्पेशल फैमिली पेंशन हो चाहे लिबरलाइज फैमिली पेंशन हो चाहे ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन हो, ये तभी तक मिलती रहेगी जब फैमिली पेंशनर साल में एक बार अपना जीवन प्रमाण पत्र जमा करेंगे। मौजूदा समय में सबकी पेंशन स्पर्श में चली गई है, तो जितने भी डिफेंस जो फैमिली पेंशनर्स है उनको स्पर्श में अपना लाइफ सर्टिफिकेट साल में एक बार जमा करना है और अगले 1 साल तक कंटिन्यू फैमिली पेंशन प्राप्त करते रहना है। याद रखें, भूले नहीं, अपना जीवन प्रमाण पत्र जमा समय पे करें, नहीं जमा किया हुआ है तो आज ही जमा कर दें। तो ये थी कंप्लीट जानकारी फैमिली पेंशन पर, कितने प्रकार की होती है, उनकी रेट क्या होती है, एडमिसिबिलिटी क्या होती है। देखिए, कोई भी वीडियो हो, कोई भी डॉक्यूमेंट हो, उसमें जरूरी नहीं है कि उसकी सारी जानकारियां ही आपके लिए एप्लीकेबल हो, लेकिन उसमें से कोई एक कंटेंट आपके लिए जरूरी होता है। इसलिए आपको वीडियो को धैर्य के साथ शुरू से लेकर अंत तक देखना होता है। कोई जानकारी जो आज तक आपको मिली नहीं, हो सकता है कि वीडियो के जरिए मिल जाए। तो आपने इस वीडियो को धैर्य के साथ शुरू से अंत तक देखा, इसके लिए आपका शुक्रिया। अब आप अपने दूसरे जो साथी हैं या फैमिली पेंशनर्स है या स्पेशल फैमिली पेंशनर्स है या लिबरलाइज फैमिली पेंशनर्स है, उनको ये वीडियो शेयर भी कर सकते हो। देखिए, ये वीडियो हर किसी के लिए मददगार साबित हो सकता है। एक सर्विस पेंशनर के लिए, फैमिली पेंशनर के लिए, एक सैनिक के माता पिता के लिए, बच्चों के लिए, भाई बहन के लिए, सबके लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्योंकि फैमिली पेंशन को लेकर कई डाउट है जो फैमिली पेंशनर को, स्पाउस को, माता पिता को रहते हैं, हमें मिलेगी नहीं मिलेंगे, हम एलिजिबल है या नहीं है। तो सारे डाउट इस वीडियो के जरिए मैंने आपको क्लियर किए हैं। इसके अलावा भी आपकी कोई क्वारी है, कोई सवाल है, तो आप पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स के जरिए। कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है, कोई भी आपका शक सवाल है तो आप जरूर पूछें, आपको जवाब दिया जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करना ना भूलें। लाइक करने के कोई पैसे नहीं लगते, शेयर करने के भी कोई पैसे नहीं लगते। चैनल से ताज़ा जानकारियाँ पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, वो भी मुफ्त में। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में आपसे जुड़ी हुई इसी प्रकार की और जानकारियों के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।